नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और मैं हिमा कुशवाहा स्वागत करती हूं आपका खास बुलेटिन में। लेकिन बुलेटिन से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा, एफटीए समेत कई बड़े समझौतों पर होगी चर्चा। यूपी में बारिश का कहर, सीएम योगी का हाई अलर्ट, 24 घंटे में राहत के दिए निर्देश। करूर पहुंचे सीएम विजय, हादसे पर हुए भावुक, मृतकों की याद में बनेगा स्मारक। केतन हत्याकांड में इंसाफ की गुहार, पिता ने राष्ट्रपति से लगाई फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील। बेंगलुरु में 8वीं की छात्रा की आत्महत्या, सुसाइड नोट में टीचर पर लगे गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा हो रहा है। इससे पहले 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को अंतिम रूप देने का और व्यापार, निवेश, शिक्षा, रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के एक विशाल कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 40,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में यह भी घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच पहली बार भारत में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 देशों की इस यात्रा को भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में बारिश और बिजली से लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पशुधन और संपत्ति का भी बड़ा नुकसान हुआ है। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को तुरंत फील्ड में उतरने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि प्रभावित परिवारों का नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा और हर जरूरीमंद तक राहत पहुंचाई जाएगी। संत कबीर नगर, कुशीनगर, शामली, गाजियाबाद समेत कई जिलों में बारिश से जुड़े हादसों में लोगों ने जान गंवाई। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और प्रयागराज में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दे दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार करूर का दौरा किया, जहां चुनाव प्रचार के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। करूर पहुंचकर सीएम विजय भावुक हो गए और कहा कि जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम विजय ने हादसे में जान गंवाने वाले 32 पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे। साथ ही करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत वाली नॉन लेदर यूनिट की आधारशिला भी रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि करूर हादसे से पहले पुलिस ने भीड़ को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि हालात गंभीर थे तो कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराते हुए करूर में मृतकों की याद में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को इस त्रासदी की याद दिलाएगा और ऐसी घटनाओं से सबक लेने का संदेश देगा। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब इंसाफ की लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। मृतक केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक ईमेल भेजकर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। अपने पत्र में विशाल अग्रवाल ने यह लिखा कि वह किसी उद्योगपति या प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता के रूप में गुहार लगा रहे हैं जिसने अपना बेटा खोया है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ एक बाप हूँ
जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। विशाल अग्रवाल ने बताया कि बेटे की हत्या के महज 20 दिन के भीतर उनके पिता का भी निधन हो गया। उनका कहना है कि पोते की मौत का सदमा उनके पिता बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने लिखा कि पूरा परिवार टूट चुका है और अब उनके पास केवल न्याय की उम्मीद ही बची है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका परिवार किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इतना चाहता है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। उनका कहना है कि न्याय में देरी से पीड़ित का परिवार और दर्द बढ़ रहा है। पत्र के अंत में उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि इस मामले को सिर्फ एक सरकारी फाइल बनकर न रहने दिया जाए, बल्कि सुनिश्चित किया जाए कि केतन को जल्द न्याय मिले और दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिले। बेंगलुरु से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां 8वीं कक्षा की एक छात्रा ने कथित तौर पर स्कूल में मिली सजा और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना एक सरकारी हाई स्कूल की बताई जा रही है, जहां मृत छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि होमवर्क पूरा न करने पर एक शिक्षिका ने उसे सजा दी और 20 रुपए का जुर्माना लगाया और स्कूल से टीसी देने की धमकी भी दी। छात्र ने लिखा कि इन घटनाओं से वह मानसिक रूप से टूट गई थी। घटना के समय छात्रा की मां अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने भी स्कूल के शिक्षकों पर बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल सूर्यनगर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस सुसाइड नोट और सभी आरोपों की जांच भी कर रही है। मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चेक बाउंस के 7 मामलों में उनकी सजा को बरकरार रखा है और हाई कोर्ट की ओर से समझौते की कई कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। अदालत ने सभी 7 मामलों में सुनवाई की 3-3 महीने की साधारण कारावास की सजा को बरकरार रखा। हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए राजपाल यादव को कुल 3 महीने की ही सजा काटनी होगी। इसके साथ प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजपाल यादव के बदलते रुख पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि उन्हें बकाया रकम चुकाने के कई मौके दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने विवाद और वादे पूरे नहीं किए। कोर्ट ने उनके रवैये पर भी सवाल उठाया है कि इससे पहले शिकायतकर्ता ने 6 करोड़ रुपए में समझौते का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन राजपाल यादव ने इसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर कोई महिला अधिकारी मेडिकल रूप से पूरी तरह फिट है तो सिर्फ गर्भावस्था के आधार पर उसे ट्रेनिंग से क्यों रोका जाए। यह मामला मध्य प्रदेश कैडर की 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी उर्वशी सेंगर से जुड़ा है, जो फेज 2 के ट्रेनिंग के दौरान गर्भवती होने पर उन्हें 1983 के गृह मंत्रालय के नियम का हवाला देते हुए प्रशिक्षण से रोक दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उर्वशी को मौजूदा बैच की ट्रेनिंग में शामिल करने का आदेश नहीं दिया है, क्योंकि प्रशिक्षण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इससे उनकी वरिष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि महिलाओं के हित में बनाए गए नियम उनके अधिकारों को सीमित करने का आधार नहीं बन सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मूल याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई के लिए कैट को भी निर्देश दिया है। इस मामले का फैसला भविष्य में महिला अधिकारियों के सेवा नियमों पर महत्वपूर्ण असर भी डाल सकता है। अगर आप मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप या दूसरी अल्कोहल युक्त दवाएं खरीदते हैं तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने 12% से अधिक अल्कोहल वाली ओरल दवाओं को शेड्यूल H1 श्रेणी में शामिल कर दिया है। अब ऐसी दवाएं केवल डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगी। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को हर बार बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा।
इसमें मरीज का विवरण और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला अल्कोहल युक्त दवाओं के दुरुपयोग, नशे के लिए इनके इस्तेमाल और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। नए नियम के बाद अब 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदी जा सकेंगी। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर है। हजीरा स्थित ओएनजीसी कंपनी के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एलएनटी कंपनी के कर्मचारियों को लेकर जा रही एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक बस चालक समय रहते सड़क किनारे खड़े ट्रक को नहीं देख सका, जिसके चलते बस सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। हादसे में बस में सवार 29 कर्मचारी घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को इलाज के लिए एलएनटी के निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार भी जारी है। सूचना मिलते ही इच्छापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और ट्रक को हटाकर यातायात सामान्य कराया गया। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश लौटने को लेकर बड़ा ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि वह दिसंबर के आसपास अवामी लीग के अन्य निर्वासित नेताओं के साथ स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटेंगी, भले ही वहां उनकी गिरफ्तारी हो या फिर जान का खतरा क्यों न हो जाए। एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने ये कहा है कि वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, वे मुझे मार भी सकते हैं, फिर भी मुझे जाना ही होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश लौटने के लिए वर्तमान सरकार से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है और शेख हसीना ने कहा कि देश लौटने के बाद वह न्यायिक अदालत के सामने सरेंडर कर देंगी। उन्होंने अपने समर्थकों पर हो रही कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर मौत भी आए तो वह अपनी ही मिट्टी पर आए जहां उनके माता पिता दफन हैं। गौरतलब है कि 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना ने भारत आ चुकी थी। हाल ही में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा भी सुनाई है। इसी फैसले में पूर्व गृह मंत्री को भी मौत की सजा दी और पूर्व पुलिस महानिदेशक को भी 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। टीम इंडिया के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब बीसीसीआई सख्त नजर आ रहा है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टी20 सीरीज गंवाने के बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला किया है। बीसीसीआई एक सूत्र के मुताबिक टीम के हालिया प्रदर्शन का विस्तृत आकलन किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ की भूमिका भी समीक्षा के दायरे में होगी। हालांकि हेड कोच का कार्यकाल 2027 तक होगा, लेकिन लगातार मिली हार के बाद उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अब तक 6 टी20 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 5 में हार मिली है, जबकि 1 मैच रद्द रहा। ऐसे में उन्हें कप्तान बनाए जाने के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि टी20 विश्व कप 2026 सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीतने के बाद उन्हें कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब लगातार खराब नतीजों के बाद टीम की रणनीति और नेतृत्व दोनों पर चर्चा होने लगी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।